अमेरिका और कनाडा में रहते हुए हिंदी पर जितनी अच्छी पकड़ या जितना अच्छा अधिकार इन लोगों ने बनाए रखा है कि भारत में रहकर भी हम लोग नहीं वैसा अधिकार बना पाए हैं। बहुत खुशी हुई कि वहां पर इस रूप में परिनिष्ठित हिंदी को ये बनाए हुए हैं और उसके प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, और इन सब को धन्यवाद। और भी जो जुड़े हुए हैं विद्वत हैं, सबको मैं सबका अभिवादन करता हूं। और जो भी वक्ता बोल गए, दिनेश पाठक जी, डॉक्टर हुगनाथ पांडे जी, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा जी, श्वेता दीप्ति, तो अध्यक्षीय कार्य करते हुए मैं वक्ताओं के वक्तव्य को दोहराने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वे सब कह चुके हैं अपनी बात और सब सुन चुके हैं। इसलिए अपनी बात यहाँ पर मैं कहने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। और 5:30 होने जा रहा है, 6 बजे तक का समय आपने रखा है, क्यों पांडे जी? तो इतने समय में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने की कोशिश करूंगा। गांधी जी के सपनों का भारत, आजादी की लड़ाई जो भी लड़ रहे थे हमारे महापुरुष, सबका कोई ना कोई सपना था कि देश आजाद हो अंग्रेजों की पराधीनता से। गांधी जी का भी अब सपना था, और उनका सपना जो था अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बहुआयामी था। और यह सपना वे 1909 में जो उन्होंने अपनी हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, इंग्लैंड से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आते हुए जहाज पर, उसमें उन्होंने उसकी एक रूपरेखा रख दी थी। सुबह मैं बीज भाषण डॉक्टर श्री राम परिहार जी का सुन रहा था, और उन्होंने हिंद स्वराज पर केंद्रित गांधी जी के वक्तव्य को, उनके विचारों को रखा था, और ठीक ही किया था, क्योंकि हिंद स्वराज में जो उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, मुख्य रूप से उन्हीं को आधार बनाकर गांधी जी 1920 से जो असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उसमें वो चीजें आती हैं, उसमें कुछ अन्य चीजें भी जोड़ती हैं। अब हिंद स्वराज में ही वे मशीनी सभ्यता का विरोध करते हैं, और शैतानी सभ्यता उसे कहते हैं, और कहते हैं कि ये मशीनों की हवा जो यूरोप में चल गई है, अगर भारत में चली तो भारत की दशा खराब। 1909 में ही वो चली। दूसरी बात, उसमें वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि महादेव और मीरा में नहीं बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने अपने झगड़े से अंग्रेजों को बुलाया है, और इसलिए हम अभी भी आपस में मिल जाए तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं। तीसरी बात, उन्होंने सत्याग्रह की उसी हिंद स्वराज में, जो सत्याग्रह जीवन भर उनके संग्राम का मुख्य अस्त्र रहा। और चौथी बात कि अंग्रेजी शिक्षा की जगह पर उन्होंने भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने की बात की, और पूरे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने हिंदी की वकालत की उसी हिंद स्वराज में। अब देखिए कि 1920 से जो उन्होंने कहा कि मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज दिला दूंगा अगर देश की जनता मेरे साथ सहयोग करे, और इसके लिए उन्होंने कहा कि चरखा चलाओ, चरखा का प्रचार करने लगे, चरखा और खादी। और यहां तक कहा कि यह चरखा भारत के आर्थिक स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा साधन था। वो मानते थे कि कृषि और चरखा यानी हस्त उद्योग यही भारत के 2 फेफड़े थे, और चरखा को वो बायां फेफड़ा कहते थे, और इस बाएं फेफड़े को खोकर भारत ने बहुत अपना अनिष्ट किया, इसलिए वो चरखा के पुनरुद्धार के पीछे पड़े। और ये कुटीर उद्योग उसी के अंतर्गत है, ग्राम उद्योग उसी के अंतर्गत है। ग्राम उद्योग के आधार पर वो ग्राम स्वराज की बात करते थे कि 7 लाख बसने वाले, 7 लाख गांव में बसने वाले भारत ग्राम स्वराज होना चाहिए। हर गांव जो है
अपने आप में स्वायत्त हो, जो पहले था। और जिस तरह से ये गांधी जी का सपना था, ये नहीं था कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था में सबकी जो है स्वायत्तता खत्म हो जाए। तो ग्राम स्वराज का आधार उनका ग्रामोद्योग था, और ग्रामोद्योग से ही ये चरखा, और फिर वो चरखे के बाद जैसे सेवाग्राम में उन्होंने ये सब शुरू किया, वो सब अलग है। लेकिन ये उसी से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग, हस्त उद्योग, ग्राम उद्योग, और वो ग्राम स्वराज जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था ग्राम स्वराज का। ये गांधी जी का। दूसरा उन्होंने जोड़ा, कहा कि अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन, और 1920 से उन्होंने शुरू किया, और इसके लिए जीवन भर लड़ते रहे, उसका भी एक बहुत लंबा इतिहास है। तीसरा था हिंदुता, किस देश में हिंदू और मुसलमानों की, क्योंकि आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कुछ है, सब तो नहीं लेकिन कुछ है, जो बड़े वर्ग के, ऊंचे वर्ग के लोग थे, वे अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते थे। और 1909 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म जो हुआ था, उसमें उनको अलग तक निर्वाचन क्षेत्र दिया भी गया था, और तब से ये अलगाववादी धारा मुस्लिम लीग में चली। उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू महासभा भी बनी थी, लेकिन हिंदू महासभा उस तरह से हिंदुओं के बीच में व्यापक संगठन कभी नहीं बन सकी थी, क्योंकि हिंदुओं, बहुसंख्यक हिंदू तो गांधी के साथ जुड़े हुए थे 1920 से, चाहे किसान हो कि मजदूर हो कि कोई हो, ये देखने की बात है। इसके लिए इसलिए गांधी जी बार बार कि हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़ो अंग्रेजों के खिलाफ, और इसी में उन्होंने खिलाफत का भी समर्थन किया था 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान। खैर, चौथा की शिक्षा का लेकर कि देसी भाषाओं में शिक्षा हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानो सब कोई, इसका वो प्रचार करते रहे। स्त्रियों की दशा में सुधार हो, और स्त्रियों की दशा में सुधार के लिए तो सब राजा राम मोहन राय के समय से आवाज उठती रही। गांधी जी ने उसमें सबसे जो मौलिक काम किया, कहा कि जो वेश्याएं हैं इनका उद्धार हो, और यहाँ तक कहा कि पतिताओं का उद्धार ही स्वराज है। ये उन्होंने बंगाल में बारिशाल में भाषण देते हुए कहा, मेरठ में कहा। मेरी एक किताब है गांधी और दलित भारत जागरण, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई हो, जिनको दिलचस्पी हो इसमें देख सकते हैं, क्योंकि 100 खंडों में गांधी वाङ्मय को देखना तो नहीं सबके लिए संभव है। उसमें मैंने दिया है कि गांधी जी ने किसने यह एक ऐसा काम किया जो किसी ने नहीं किया, और उन वेश्याओं को कहा कि तुम चरखा चलाओ, सूत काटो, ये देह का रोजगार और धंधा छोड़ो, और यहाँ तक समाज से अपील किया कि ये भी हमारी बेटियां हैं, बहन हैं, यह कहने वाला अभी था। तो वो ऐसा स्वराज देखना चाहते थे भारत, जो स्वराज प्राप्त करे कि उसमें अस्पृश्यता न हो, उसमें बड़ी मशीनों की जो है आवाजाही नहीं हो, बड़ी मशीनों पर अर्थव्यवस्था आधारित नहीं हो। छोटे छोटे जो रोजगार है, हस्त उद्योग, क्योंकि उनके जरिए अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है। फिर सबको रोजगार मिले, भोजन मिले। ये बार बार कहते थे कि ये स्वराज चंद जो है पूंजीपतियों का या धनिकों का नहीं होगा, ये मजदूरों का होगा, किसानों का होगा, गरीबों का होगा। ये, और इसीलिए जब उनसे ये लोग पूछते थे कि आप जिस स्वराज की बात करते हैं, वह स्वराज का उस स्वराज का मतलब क्या है, तो गांधी जी ने कहना शुरू किया, स्वराज मतलब रामराज। और अभी भी रामराज की बात आई है, तो ये कोई अपनी नहीं, मैं दो उनका कथन इस सामने आपके सामने रखूंगा। एक तो उन्होंने नासिक में नवंबर 1920 में भाषण करते हुए कहा था कि आजकल जो हुकूमत हम पर शासन कर रही है वह केवल राक्षसी है, मैं उसे रावण राज्य कहता हूँ। रावण राज्य को मिटाकर राम राज्य की स्थापना कर सकेंगे, यह राम राज्य ही स्वराज है। हिंद स्वराज में 1909 में गांधी जी ने स्वराज की परिभाषा देते हुए कहा था, स्वराज का मतलब है मन का राज, मन का राज। लेकिन 1920 से कहना शुरू किया कि स्वराज का मतलब है राम राज्य, और 1920 तक ही नहीं रुक गए। बहुत सारे उदाहरण है
अभी राजस्थान की साहित्य अकादमी से एक पत्रिका छपती है मधुमती उदयपुर से, उसके मई अंक में मेरा एक लंबा लेख आया है स्वराज और रामराज, जिसमें मैंने काफी उदाहरण गांधी जी के दिए हैं कि क्यों रामराज शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उसका क्या मतलब है। उसमें मतलब के लिए उनका एक और वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 2 जनवरी 1925 को दोहद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, आपने रामराज के बारे में सुना होगा, स्वराज शब्द सुना होगा। जिसने रामराज का स्वाद चखा है उसे स्वराज का स्वाद चखने की जरूरत नहीं। इस राज का अर्थ क्या है? राम राज में सारी प्रजा सुखी थी, सबको 2 वक्त खाना मिलता था, स्त्री पुरुष सच बोलते थे, व्यापारियों में एक दूसरे का विश्वास था, राम राज में हर घर में चूल्हा होता था, उसी तरह प्रत्येक घर में चरखा था। अब सब स्त्रियां इसे धर्म समझकर काटती थी। राजा और रंग सबके घरों में चरखा चलता था, इसलिए सबके यहाँ बरकत थी। ये रामराज में क्या था गांधी 1925, और इसी पर चलते रहे। और वो सचमुच रामराज चाहते थे कि जब स्वराज मिले तो रामराज जैसा हो, जिस एक चित्र उन्होंने जो दिया इस तरह का। और आपको जानकर मैं कुछ दिन पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का एक भाषण पढ़ रहा था, जो उन्होंने दिल्ली 1969 में दिल्ली में दिया था, महात्मा गांधी की शतवार्षिकी जब मनाई जा रही थी। और उस भाषण में एक जगह उन्होंने कहा है कि संविधान सभा की बैठक तो 1946 दिसंबर से शायद शुरू हो गई थी। तो किसी ने गांधी जी को पत्र लिखा कि आप जिस रामराज की बार बार चर्चा करते थे, उस संविधान सभा में तो उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो गांधी जी ने अपनी हत्या के 40 दिन पहले ये लिखा था, जयप्रकाश जी के भाषण से मैं बोल रहा हूं कि हाँ, कि क्योंकि रामराज ही आपके स्वराज का आधार था। उस पत्र लेखक ने लिखा था कि रामराज ही आपके स्वराज का आधार था और उसी की चर्चा संविधान सभा में कहीं नहीं है। तो गांधी जी ने उस लिखा था 40 दिन के बाद जन सेवक में छपा था कि यदि ऐसा है तो यह बहुत खेदजनक है। तो संविधान सभा उसी समय से रामराज को हाशिए पर देना ये काम शुरू हो गया था। फिर रामराज क्यों चाहते थे, क्या स्वरूप था, उसकी बहुत विस्तार से। बहरहाल अस्पृश्यता की बात आ गई कि रामराज में होगा तो भी नहीं होगा। रामराज में देख लेंगे कि हर स्त्री पुरुष सुखी थे, संपन्न थे, वो सब रामराज का। तुलसीदास ने जो रामराज की परिकल्पना की है, वही गांधी के दिमाग में था, क्योंकि गांधी जी ने तुलसीदास को खूब पढ़ा था और अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में जितना उन्होंने तुलसीदास को उद्धृत किया है, उतना किसी कवि को नहीं किया है। मेरी एक किताब है तुलसी और गांधी, जिसमें मैंने सप्रमाण इन चीजों को रखा है। आप देख सकते हैं, सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित है। किस तरह से लोग इसकी चर्चा ही नहीं करते। तुलसी सत्याग्रह तक में गांधी जी जो हिंद स्वराज में है, उसमें जब शुरू करते हैं सत्याग्रह की बात, तो कहते हैं कि हमारे कवि तुलसीदास ने कहा है, दया धर्म को मूल है, देह मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। ये तुलसीदास की दोहा से शुरू करते हैं, सत्याग्रह को परिभाषित करते हैं। लेकिन गांधी जी पर लिखने वाले इसकी चर्चा करते ही नहीं है कि तुलसीदास का भी ऐसा प्रभाव गांधी जी पर था। टोल्स्टॉय की चर्चा करेंगे, रस्किन की करेंगे, एमर्सन की करेंगे, थोरो की करेंगे, लेकिन गांधी की कोई चर्चा नहीं, तुलसीदास की चर्चा नहीं होती। यह था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह रामराज तुलसीदास जो कि उनकी एक पॉलिटिकल परिकल्पना थी, राजनीतिक परिकल्पना थी तुलसीदास की, जैसे प्लेटो की आइडियल स्टेट की परिकल्पना थी, मार्क्स की क्लासलेस सोसाइटी की परिकल्पना थी, उसी तरह तुलसीदास की रामराज की एक राजनीतिक परिकल्पना थी। और वह परिकल्पना गांधी जी को बहुत अपील करती थी, टचती थी, इसलिए वो रामराज की बात करते थे। क्योंकि रामराज में कोई स्त्री जो है अपने देह बेचने के लिए बात नहीं थी, कोई जो है इस प्रकार का भ्रष्टाचार, ये सब किसी तरह का व्यभिचार नहीं था। इस प्रकार ये रामराज देखना चाहते थे। सर्वधर्म समभाव के अर्थ में धर्म निरपेक्षता,
की बात वो बार बार लड़ते रहे, कई बार समझौता भी करते रहे मुस्लिम लीग के साथ। हालांकि वहां पर उनका क्या कहेंगे, उनका अस्त्र नहीं कामयाब हो सका, नहीं वो मन बदल सके मुस्लिम लीग का और जिन्ना जैसे नेता का, और देश का बंटवारा हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो कायम रहे, हमारे नेता भी कि देश से उबर रहेगा। शिक्षा, अब हमें देखना यह है कि गांधी जी के यह जो सपनों का भारत था कि किसान गांवों का राज हो, ग्राम स्वराज हो, अस्पृश्यता नहीं रहे, छुआछूत नहीं रहे, दलित नहीं रहे, स्त्रियों को सम्मान अधिकार मिले, सम्मानजनक स्थान मिले, ये हिंदू मुस्लिम या ये जो सांप्रदायिक सामंजस्य जिसे कहते हैं वह हो, उस दिशा में हम अंग्रेजी शिक्षा की जगह पर हमारी देसी शिक्षा, हमारी देसी भाषाओं का उत्थान हो, हिंदी को सर्वस्वीकृति मिले, इसमें हम 75 वर्षों के में कहां तक सफल हो पाए। और मुझे लगता है कि गांधी के ये जो सपने थे उसमें कुछ तो सपने उनके चूर चूर हो गए हैं। अस्पृश्यता का जहां तक सवाल है, दलित, इसमें जरूर हमें कामयाबी मिली है। दिनेश पाठक जी ने जो कहा तो उनकी बात तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए कि मैं पिछले साल केरल में कोचीन से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाइकम मंदिर है महादेव का, वहां पर मैं गया था पिछले साल। और वहां पर 1925 में गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ जबरदस्त सत्याग्रह चलाया था, क्योंकि वहां पर जो नंबूदरी ब्राह्मण थे अछूतों को मंदिर के आसपास के रास्ते से नहीं जाने देते थे, मंदिर में प्रवेश का तो सवाल ही नहीं था। और यही नहीं, उन्हें गंदे ये तालाब वगैरह से पानी पीने को सब बाध्य थे। इस प्रकार का छुआछूत था, वहां वो चला। ये गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की डायरी 10 खंडों में है, हिंदी में हमने पढ़ी उसको। उसके 8वें भाग में महादेव देसाई ने बहुत विस्तार से वाइकम सत्याग्रह की चर्चा की है और उसका बड़ा प्रभाव पड़ा वहां पर। राजगोपालाचारी 1925 के दिसंबर में तमिलनाडु में एक माला जात के अस्पृश्य का मुकदमा लड़े हैं, जिसमें मंदिर में जाने के लिए जिस पर आपराधिक मुकदमा चला था कि अछूत होकर मंदिर को अपवित्र किया है, उसका मुकदमा लड़े थे और उसको दंड से जो है मुक्त कराए थे। जगन्नाथपुरी में जब मंदिर प्रवेश का आंदोलन चला, जगन्नाथपुरी में गांधी जी को नहीं जाने दिया गया। बिहार के बैजनाथ धाम में नहीं उनको जाने दिया गया। उनकी गाड़ी जो थी उसका पंडों ने लाठी डंडा से मारकर हुट चूर चूर कर दिया था। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी जी बाल बाल उसमें बचे थे। तो यह जो गांधी जी का था, और बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस काम को कह के आगे बढ़ाया है और मजबूती दी है। डॉक्टर अंबेडकर का भी योगदान है और उसका परिणाम है कि इसमें बहुत परिवर्तन हुआ। मैं पिछले साल वाइकम मंदिर में गया था तो वहां कोई भेदभाव नहीं था और वहां पर दलित समुदाय के ही लोग बैठे हुए थे, जिनके साथ बैठकर हमने बातचीत। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी अब कोई किसी पर वर्जना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब कोई अछूत, अब अछूत तो कोई है ही नहीं कि नहीं जा सकता दलित समुदाय का। मैं बैजनाथ धाम, वहां भी अब सभी जाते हैं जल ढारने, पूजा करने। मैं अपने गांव की बात कहूं, जिस बचपन में शिव मंदिर मेरे घर के पास है, गांव के सारे लोग पूजा करते थे, वहां दलित समुदाय के लोगों को मंदिर पर चढ़ना मना था, लेकिन आज की तारीख में वहां दलित समुदाय के लोग बैठकर रामायण गा रहे हैं, व्यास की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आंखों से देखा हुआ, ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन बड़े शहरों में रहकर आप तो महसूस ही नहीं करेंगे कौन, लेकिन बहुत जगह अभी भी कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो चला रहे हैं, पुराने रिवाज को मान रहे हैं। लेकिन 75% मैं मानता हूँ आज की तारीख में आप कहते हैं कि दलित को नहीं मिला। भारत के सर्वोच्च पद पर जो आदमी विराजमान है वो किस समुदाय के हैं? क्या वो ब्राह्मण और सवर्ण जाति के हैं? जरा सोचिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी तो सवर्ण जाति के नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में कई दलित
समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया गया, बिहार में मुख्यमंत्री बनाया गया है। जगजीवन राम जी बाबूजी कहलाते थे, उप प्रधानमंत्री के पद तक। ये कैसे आप कहते हैं कि पिछले ही जैसा वो है? और ये सारे विभेद जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, मैं अमेरिका में रहते हैं, वहीं से योजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जहां भारत में इस प्रकार के विभेदों का दिखाना एक उनका बहुत बड़ा एजेंडा है। वहीं के यूनिवर्सिटी में देखिए, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में शायद है राजीव मल्होत्रा, और उनकी किताब है भारत विखंडन, हिंदी में अनुवाद उसका मेरे पास है, जिसमें उन्होंने कई प्रमाण दिए हैं कि किस प्रकार ऐसी ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही है कि भारत में जो सवर्ण अवर्ण दलित का ये जो रहा है, इसे नस्ल के रूप में दिखाया जाए, नस्लीय विभेद के रूप में दिखाया जाए। तो तुम कहता कागज की, लेकिन मैं कहता आंखन की देखी। ये कागज की लेखी और आंकड़े छोड़िए, मैं अरे देखिए, हम भागलपुर में जहाँ रहते हैं, मेरे अगल बगल दुमासी है, सब है, महावीर जी की पूजा करते हैं, सब करते हैं, मिलते हैं, चाचा भैया करते हैं, और ये छुट कई मंदिरों में जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब समता और ये तो दिमाग में है, नहीं भी अछूत जाति का चपरासी है, ब्राह्मण जात का भी अगर चपरासी है, और अफसर जो है उसको तुम ही कहता है, उसके साथ जी नहीं लगाता है, आप नहीं कहता है, अब इसका क्या करेंगे? केवल ये कहने से कि आप वो भेद चलाकर ये वोट नहीं बटोरना है भाई, हमको बात सच्ची सच्ची कहिए, बुद्धिजीवी के रूप में हमको करनी चाहिए। तो गांधी जी का या अम्बेडकर ने जो चलाया, उसका बहुत बड़ा एक सकारात्मक परिणाम है कि छुआछूत का दंश मिटा है, बहुत उधार हुआ है। हमारे गांव हम लोगों ने बचपन में देखा, दौनी होती थी और बैलों के गोबर में जो गेहूं निकलता था, वो दलित समुदाय की औरतें उसको सुखाकर ले जाती थी और उसको धोकर आटा, वो सब खत्म हो गया, चलो अब नहीं है। अब नहीं हर जनजाति के लोग आते हैं मरे हुए ढोरों को उठाने, अब लोग खुद अपने से ट्रैक्टर पर ले जाकर और जहां तहां डाल देते हैं। तो ये बहुत सारे परिवर्तन हुए जो हम लोग देख रहे हैं। स्त्रियों की दशा में भी काफी सुधार हुआ, काफी अधिकार मिले। तो कहा जाता है कि अमेरिका और इंग्लैंड में स्त्रियों को मताधिकार के लिए अलग से आंदोलन करना पड़ा, लेकिन भारत में गांधी जी ने जिस तरह से उन्हें शामिल किया आजादी के आंदोलन में, सत्याग्रह में, कि देखा कि आपने संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए। अब वह अधिकार पाकर आज क्षेत्रों में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई लिखाई सब में, और बहुत अच्छी बात। तो गांधी जी एक स्वच्छ चरित्र का समाज चाहते थे जिसमें स्त्री पुरुष सबका स्वच्छ हो। गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि हमारी लड़कियां बाहर गर्ल्स बने, और जिस तरह से मनोरंजन के नाम पर ये सिनेमा में और टीवी सीरियलों में नग्न देह दिखाई जा रही है उनकी, वो गांधी जी नहीं चाहते थे। आज गांधी जी रहते तो क्या करते? आज अपने देश में गांधी जी ब्रह्मचर्य की बात करते थे, सीता सावित्री जैसी आदर्श स्त्रियों की बात करते थे द्रौपदी, और आज वहां अडल्टरी और होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज किया जा रहा है। क्या गांधी जी यही भारत देखना चाहते थे? उनके सपनों का यही भारत था? क्या गांधी जी लड़कियों को एक बार गर्ल्स बनाना चाहते थे? ये प्रश्न है। जो लोग विकास विकास का तोता रहेंगे, कहां से कहां हम जा रहे हैं? स्त्री स्वतंत्रता के नाम पर या समानता के नाम पर क्या शील नीति का कोई महत्व नहीं है? नैतिकता की बात कीजिए तो लोग कहे कि बहुत नैतिकतावादी है। तो अरे भाई, नैतिकता की बात या पहनावे की बात पशु समाज में होगी क्या? तो मनुष्य समाज में ही ना उसकी बात होगी। नैतिकता की बात हो या पहनावे ओढ़ावे भोजन वस्त्र खाद्य खाद्य जिसकी भी बात होगी, बस मनुष्य समाज में होगी। लेकिन स्वतंत्रता, ऐसी स्वच्छंदता, तो गांधी जी के मूल्यों से हम कितना दूर जा रहे हैं। ग्राम स्वराज कहाँ रह गया? गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया इसलिए कि उसकी जड़ में हिंसा देखते थे। कहते थे कि ये मनुष्य को हाथ पैर के श्रम से विस्थापित करने वाली चीज है। इसलिए 1924 में ट्रावनकोर के रामचंद्रन के साथ जो उनका संवाद हुआ था, वो छपा हुआ भी है, जिसमें मशीनी, तो उसने जब कहा, रामचंद्र ने पूछा कि आप सिलाई मशीन की वकालत करते हैं, समर्थन करते हैं, तो उसे बनाने के लिए भी तो फैक्ट्री चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस हद तक तो समाजवादी हूं ही
कि इस प्रकार की उद्योग राष्ट्रीयकृत हो या समाज के अधीनता में चले। कुछ क्षेत्रों में वो मशीन चले, ठीक है भाई, लेकिन राज्य और एक के अधीन हो, व्यक्तिगत नहीं हो, लोभ के लिए, केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं हो। लेकिन हुआ क्या? ग्राम स्वराज जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी घोषित किया, 25 जनवरी 1942 के हरिजन सेवक के अंक में उनका वक्तव्य छपा था कि जवाहरलाल लोग कहते हैं कि हमारे उसके बीच मतभेद है, लेकिन मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल ही होगा, राजा जी नहीं, और मेरे मरने के बाद मेरी ही भाषा बोले 1942 में। और 1946 में जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की इच्छा के कारण ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसी कारण वो प्रधानमंत्री भी बने थे। लेकिन जवाहरलाल जी ने क्या किया? 1945 में साहब दोनों के बीच मतभेद के पत्र हैं। 5 अक्टूबर 1945 को गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा था कि अब देश के विकास का क्या होगा, स्वरूप हो जाना चाहिए, हिंद स्वराज की बातों से मैं अभी भी कायम हूँ, और बहुत बहुत बातें, लंबा पत्र है। और इतना ही कहा कि भारत 1 करोड़ आबादी गांव में ही रह सकती है, शहरों में नहीं। सत्य और हिंसा की जोड़ी का दर्शन गांव की सादगी में ही हो सकता है। और उसी में चिताया था कि ये दुनिया उल्टी ओर जा रही दिखाई देती है, और जब पतंगे का नाश आता है तो तेजी से चक्कर काटता है और काटते काटते मर जाता है। लेकिन अभी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की चिंतक, लेकिन भाई नेहरू जी ने गांधी जी की विरासत को, सपने को कितना यथार्थ रूप दिया। वो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और बड़े बड़े बांध के मार्ग पर चल पड़े और कहा कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं। चंडीगढ़ जैसा नया शहर बसाया गया, और चंडीगढ़ के विषय में उन्होंने क्या कहा? पुराने रिवाजों की बेड़ियों से मुक्त यह रचना, ये आधुनिक भारत का नया प्रतीक है। और तब से शहरीकरण चल रहा है। तो शहरी आधुनिक भारत का नया प्रतीक चंडीगढ़ बन गया। गांव गए जम्मू में, बांध और फैक्ट्रियां बन गई मंदिर, और देखिए क्या हो रहा है, हर जगह मशीन ही मशीन। हम लोगों ने 1980 तक, जब तक कॉलेज में पढ़ाई की और पढ़ते रहे, कभी नहीं सोचा था कि इन खेतों में हल बैल नहीं कभी देखने को मिलेगा। आज गांव पर जाता हूँ, कहीं हल बैल दिखाई नहीं दे। एक ट्रैक्टर आता है, सबका खेत जोत कर चल देता है। अब दौनी खत्म है, थ्रेसर आता है, दौनी हो जाती है मशीन से। और नतीजा क्या है? देखिए पंजाब से पराली जो जलाने का संकट आया, क्यों आया है? कि पहले माल मवेशी थे, सब खा जाते थे, भूसा हो, लेहना जिसको कहते थे, पुगाल हो। अब वो मवेशी ही खत्म हो रहे हैं तो उनको खाएगा कौन? खेतों में जलाना पड़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और हाहाकार मच रहा है। गांवों के जो सारे उद्योग धंधे थे, हम लोगों ने कहा ना कि 1980 तक देखा, लोहार का धंधा देखा, बढ़ई का धंधा देखा, कुम्हार का धंधा देखा, चर्मकार का धंधा देखा, ठठेरा का देखा, जो बर्तन बनाते थे और लोग उनसे खरीदते थे, मेला वगैरह लगता था, सब खत्म है। अब सब जगह फैक्ट्रियों से बने हुए सामान गांव में भी पहुंच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। मैं अपने गांव में पिछले साल दीपावली में तो कुम्हार जो दिया खत्म है, कहा बाहर से प्लास्टिक का दिया चल पड़ा है, खरीद खरीद के गांव में लगाए। अब देखिए ना कहां से कहां पहुंच रहे हैं विकास के नाम पर। और गांव के लड़के जवान, मैं सिवान जिला का हूं, कम से कम 2 लाख जवान लड़के खाड़ी देशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, और कुछ बंबई और कुछ कहां कहां। पिछले साल कोरोना में देखा ना, बिहार के ही कितने, उत्तर प्रदेश के लड़के नौजवान बंबई से और कहां कहां से भाग कर आ रहे थे, जो नौकरी के उधर नौकरी कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? हमारे ग्राम उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, खत्म। अब जहां एक मशीन 100 आदमी का काम कर लेगी तो 99 आदमी तो बेकार होंगे ही ना। ये कहाँ हमारे विकास करनी? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं सोच सके, माफ कीजिएगा, नेहरू प्रेमियों से मैं कहूंगा। अगर सोचा होता तो इस तरह से, ये धड़ल्ले से इतना मशीनों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। उसी राह पर तो सब चलते जा रहे हैं। और ये भी जान लीजिए, 1963 नवंबर महीने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा है कि हमने गांधी का रास्ता छोड़कर गलती की है। लेकिन सवाल था कि अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, अब बढ़ चुके थे, पीछे कौन लौट सकता है? किसी को कहने की हिम्मत है
कि भाई 24 घंटा बिजली मत जलाओ, बिजली का दुरुपयोग मत करो, किसी नेता को कहने की हिम्मत है? कहां से बिजली आ रही है? गंगा को बांध दिया, कितनी नदियों को सुखा दिया बिजली के लिए, ये कब तक चलेगी? तो यह इसी को मैं कहता हूं कि यह अहिंसक हिंसा है जिसके खिलाफ गांधी खड़े हैं। वो छोटे छोटे उद्योग धंधे, इसलिए इसमें हिंसा नहीं थी, चरखा चलाने, जितने भी कुछ उद्योग वस्तु उद्योग चलते थे, ठठेरा का, कहीं कोई इस तरह का पॉल्यूशन होता था, प्रदूषण होता था? सबको काम मिल जाते थे। शिक्षा का देख लीजिए क्या हाल है, अंग्रेजी शिक्षा पहले से ज्यादा बढ़ गई, अंग्रेजियत बढ़ गई पहले से। गांधी जी ने कहा था कि हिंद स्वराज में कि अंग्रेज चाहे तो हमारे स्वराज में रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं है। उल्टा हुआ, अंग्रेज चले गए और अंग्रेजियत बढ़ती गई, बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि गांव गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे, लड़के और लड़कियां तक टाई लगा कर जा रहे हैं। अंग्रेज तो केवल मर्दों को टाई पहना कर गए और हम तो अब लड़कियों को भी टाई पहना है। यह है स्वदेशी का। गांधी जी नहीं चाहते थे। उनके साथ रहने वाली, काम करने वाली कितनी औरतों ने ये जींस पैंट पहना है और टाई लगाई, और मर्दों ने सब ने धोती कुर्ता धारण कर लिया। चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, कि मोतीलाल नेहरू हो, एक से एक टैलेंटेड राजगोपालाचारी जैसे लोग देश के लिए, ये सब हम भुला गए। केवल गांधी ही एक पूरी टीम थी इस राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी हुई, राष्ट्रीयता भावना को बढ़ाने वाली। उन सबको हम भूलते जा रहे हैं। याद रह गए हैं केवल गांधी और नेहरू। देश को आजाद कराने में सरदार पटेल का, राजगोपालाचारी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी शख्सियतों का भी कम योगदान नहीं है। उन्हें भी याद करना चाहिए। उनके रहन सहन, विचार और गांधी के रचनात्मक कार्यों से जितना ये लोग जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, तो बजाता तमिलनाडु में अछूतों के लिए स्कूल चलाते थे अलग से। नेहरू जी नहीं जुड़े थे रचनात्मक कार्य से, माफ कीजिएगा, लेकिन गांधी जी ने फिर भी उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये जो हालत है, तो यही कि आज हम, यही कहा हमारे पूर्व वक्ता ने कि उत्सव बनकर आ गया है 2 अक्टूबर और 30 जनवरी। गांधी के विचार कामों से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। केवल नेता को मतलब है कैसे हमको वोट मिले, इसलिए वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप भाई हिंदू की आलोचना करें तो मुस्लिम कट्टरता की भी आलोचना करें, ईसाई की भी करें। क्यों भाई? गांधी ने तो तबलीग का भी विरोध किया था, शुद्धि का विरोध किया था कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं हमारे देश में, आजाद भारत में, तबलीग पर, धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया गया? गांधी तो इसके पक्ष में नहीं थे, तब ना भेदभाव बढ़ता। लेकिन देखिए आज भी धर्मांतरण के कारण कितना तनाव बढ़ रहा है। अभी कल मैं टीवी पर सुन रहा था केरल का सीपीएम का वक्तव्य कि क्या तो कौन जो है ऐसा संगठन जो केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने पे लगे हुए हैं। ये गांधी का मार्ग केवल हमारे और आपके लिए केवल है क्या? जो लोग पूरी दुनिया को ईसाई देखना चाहते हैं या इस्लाम परस्त होना देखना चाहते हैं, क्या उनके लिए गांधी मार्ग नहीं है क्या? और उनसे नहीं अपील होनी चाहिए कि आप भी गांधी का मार्ग अपनाइए, तब सद्भाव रह सकता है? ये अधूरी बात है। केवल हिंदू संस्कृति की आप आलोचना करें या धर्म की, और अन्य धर्म की कमियों को या कट्टरता पर न उंगली उठाए, ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे देश में 1947 के बाद भी, सेकुलर कहने के बाद भी, सेकुलरिज्म मजबूत नहीं हो सका, खंडित होता गया। और इसके लिए भी जिम्मेवार पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए कि उन्हें हिंदू कोड बिल की जगह पर कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए था। और इसके लिए राजेंद्र बाबू ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तब पत्र लिखकर आपत्ति की। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने आपत्ति की कि केवल एक समुदाय के लिए क्यों आप कानून बनाना चाहते हैं? अगर यह कानून हितकारी है, लाभकारी है, तो सभी समुदायों के लिए बनाइए। फिर 55 में लाया। आचार्य जेबी कृपलानी जैसे नेता ने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा कि हिंदू कोड बिल जो है सांप्रदायिक बिल है, इसलिए कि केवल एक समुदाय से संबंध रखता है। क्यों एक विवाह का कानून केवल हिंदुओं तक लागू करना चाहते हैं, मुस्लिम समुदाय तक लागू करना क्यों नहीं चाहते हैं? तलाक क्यों केवल हिंदुओं में, कैथोलिक समुदाय में क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? कृपलानी जी ने कहा, सब मेरे पास कोटेड है।
समय नहीं है कि मैं सब पढ़कर सुनाऊं। और जिनको संशय हो, राजेंद्र बाबू पत्रों के आईने में 2 खंडों में वो किताब प्रभात प्रकाशन से आई हुई है, उनकी पौत्री तारा सिन्हा ने संपादित किया है। उस सब उसमें पत्र में है। राजेंद्र बाबू ने भी जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा है और वहां से ये भावना पैदा हो गई कि मुसलमान तो अलग है, ईसाई अलग है इस देश में, वो एक सुरक्षित जोन है और जो कुछ करना है उठा पटक फेर बदल हिंदुओं में करते रहो। और तब से उपाख्या बने। आज भी नहीं स्वीकार करने के साथ तो भाई साथ मिलाने की आप कोशिश करते ना। जिस जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत देकर देश का बंटवारा कराया कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, दोनों की संस्कृतियां अलग है, तो आजादी के बाद कोशिश यह होनी चाहिए थी इस प्रकार के पाठ्यक्रम बनाया जाए कि दोनों तीनों समुदाय के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के धर्म के पास आवे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना सीखें। अब इस प्रकार का होना चाहिए था प्रयास कि केवल वोट लेने के लिए नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे सारे पुराने रिवाजों को सेफगार्ड करेंगे, वोट हमको दे। तो यही तो बनाया गया और आज यही वोट की राजनीति हर पार्टी कर रही है। इसलिए मित्रों, गांधी में ये साहस था, वो सबकी आलोचना करते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा 1927 में गुरुकुल कांग्रेस में भाषण देते हुए कि हिंदुओं को तो संस्कृत सीखनी चाहिए, मुसलमानों को भी संस्कृत सीखनी चाहिए, क्योंकि राम और कृष्ण उनके भी बुजुर्ग हैं और उन्हें जानने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है, ये गांधी ने कहा। और डॉक्टर लोहिया ने भी बाद में कहा था कि राम इस देश की उत्तर से दक्षिण की एकता के प्रतीक हैं और कृष्ण पूरब से पश्चिम की एकता के प्रतीक हैं। ये बात कहने का साहस क्यों नहीं होता? क्या इस देश का कोई मुसलमान बाहर जाकर कह सकता है कि पुरान भारत में लिखा गया, भारत की लिखी रचना है, या बाइबिल यहाँ की लिखी रचना है, या ईसा मसीह या मोहम्मद साहब यहाँ के पैगंबर हैं, या यहाँ की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है? नहीं कर सकते। अगर उनसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान में भारत में क्या लिखा गया, तो उन्हें वेद महाभारत इन्हीं सबका नाम लेना पड़ेगा। वेद से लेकर महाभारत रामायण जितने ग्रंथ है उनका बाइबिल और नहीं। तो ये वो खुद जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात को क्षोभ व्यक्त किया है कि हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान यहाँ के सांस्कृतिक जड़ों से, कल्चरल रूट से अपने को नहीं जोड़ सकते। ये जोड़ने का काम होना चाहिए था आजादी के बाद, नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। केवल एक तरफा बयान आप देते जा रहे हैं। सलमान रश्दी की किताब, आप सेकुलर स्टेट है तो आपको क्या जरूरत थी प्रतिबंध करने की भाई? 1969 में आप सेकुलर स्टेट थे। विश्व इस्लामिक सम्मेलन रब्बात में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अपना डेलीगेशन भेज दिया फखरुद्दीन अली अहमद और फिर वहां जो अपमानित हुआ डेलीगेशन भगाया गया पाकिस्तान के प्रतिरोध के बाद। बहुत छीछालेदार हुई थी। MC छगला जैसे आदमी ने बहुत कड़े शब्दों में प्रतिवाद किया था और सुप्रीम कोर्ट साहबानों को फैसला आया तो उसे भी नहीं मानेंगे और न कहेंगे, कैसे चलेगा? केवल यह कहने से कि हिंदू में भी तालिबान है, यहाँ भी है, ये नहीं होगा भाई। आप उंगली उठाइए, आलोचना कीजिए सबकी, सबको रहना है, यहाँ पर रहना है भाई। एक दूसरे को मान कर रहो, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते रहो। कि उसको फुसलाकर क्रिश्चियन बना लो, मुसलमान बना लो, ये क्या है? ये सारा गड़बड़ जो है, कॉमन सिविल कोड नहीं बन पाया। ये बहुत बातें हैं। गांधी जो सोचते थे, मैं तो देखता हूं कि उससे बहुत हम अलग जा चुके हैं। और वो जो उन्होंने कहा कि पतंगे की तरह ये दुनिया उल्टी ओर जा रही है, सचमुच ये दुनिया उल्टी ओर जा रही है। भारत भी जा रहा है, जिस तरह से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नदियां बांधी जा रही हैं, वन कट गए, कितने जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं, सबकी चिंता गांधी को थी। वो सब, वो गांधी की क्या, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति में चिंता है। देखेंगे आप साहित्य में वो सब खत्म होते जा रहा है। जिस गांधी जी का जो प्रार्थना भजन का जो संग्रह है, आश्रम भजनावली, उसमें शुरू में ही जो सुबह में प्रार्थना होती थी, उसमें एक प्रार्थना है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमस में। बड़ा महत्वपूर्ण है कि समुद्र जो है पृथ्वी का वसन परिधान है और पर्वत स्तन, और पर्वत जो है स्तन है धरती माता के। आज धरती माता की उन स्तनों को विध्वंस किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं जब माता के स्तन नहीं रहेंगे तो शिशु का भरण पोषण कैसे होगा, शिशु कैसे? ये विचारणीय बात है। और बहुत आधा घंटा से ऊपर हो गया और बहुत समय हो गया।
और बहुत बातें हैं, मैं अभी तक अब पुस्तक ये समझ लीजिएगा, मेरी गाड़ी आ चुकी है, 9वीं किताब तैयार है और वो अगले साल छपेगी और आप जिसको हो इस रूप से धन्यवाद, उन्हें बड़ा व्यक्त करके हमसे जुड़ने का और थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन और आपकी नई पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। और आपने जो ये हमारा दूसरा सेशन था गांधी चिंतन के विविध पक्षों की अध्यक्षता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पांडे सर से रिक्वेस्ट करती हूँ टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स फॉर दिस सेशन। धन्यवाद मैडम। मैं आभार व्यक्त करूं उसके पहले सभी वक्ताओं और अतिथियों से निवेदन है कि आप लोग अपना एक बार वीडियो ऑन करें ताकि एक फोटो ले सके हम सबका। आदरणीय वक्तागण, वीडियो ऑन है। सिंह सर थोड़ा सा आप अपना मोबाइल ऊपर करेंगे, चेहरा आपका जी अब दिख रहा है जी, ठीक है जी 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 जी। चोपड़ा मैडम, दिनेश जी, ऋषिकेश, मिथिलेश मैडम, श्वेता मैडम, जुड़े हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं। जो दिनेश जी आप अपना मोबाइल थोड़ा सा दूर करिए, आपका ऊपर से चेहरा कट रहा है। ठीक है सर, लीजिए। हो गया? श्याम सुंदर जी इसका वीडियो भी बना रहे हैं क्या? हाँ सर, हम वीडियो भेजेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीडियो भेजेंगे हम। और फोटो हो गया। मैं इस सत्र के माननीय अतिथिगण, मुख्य वक्ताओं में भाई डॉक्टर दिनेश पाठक जी, मिथिलेश शर्मा मैडम, आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भूपनाथ पांडे सर, नेपाल से जुड़ी डॉक्टर श्वेता दीप्ति मैडम और अमेरिका से जुड़े श्री अनुराग शर्मा जी, आप लोगों ने बड़े रोचक ढंग से और मौलिक रूप में आप लोगों ने अपनी बातें रखी। मैं स्वयं और महाविद्यालय की तरफ से आप लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य अतिथि श्रीमती मीना चोपड़ा जी, आपको भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों के कनाडा और अमेरिका में अभी सुबह के 6-7 बज रहे हैं। निश्चित ही आप लोगों को तमाम असुविधाएं हुई होंगी। श्री अनुराग शर्मा जी और श्रीमती मीना चोपड़ा जी को उसके बाद भी आप लोग समय से कुछ पहले जुड़े, आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महाविद्यालय की तरफ से, स्वयं मेरी तरफ से भी। परम आदरणीय श्री भगवान सिंह जी अध्यक्षता जो कर रहे थे इस सत्र के, बड़े लंबे समय पहले शर्मा मैडम के यहाँ एक सेमिनार में सर को सुनना हो सका था। उसके बाद से ही मन में विचार हो रहा था कि हम लोग एक बार गांधी अध्ययन केंद्र से भी सर को जोड़ेंगे। उनकी उनके पुस्तकों के बारे में, उनके आलेखों के बारे में हम हमेशा चर्चा करते रहते थे। आज सर को सुनना हमारी एक बड़ी उपलब्धि रही और आपने बड़े ही प्रेरक ढंग से, बड़े ही उत्साहवर्धक ढंग से आपने बातें की। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय की तरफ से, स्वयं मेरी तरफ से भी आपके प्रति विशेष आभार। पुनः जो श्रोता अब तक जुड़े हुए हैं उन सबको धन्यवाद, क्योंकि आप लोग यदि नहीं जुड़ते तो कार्यक्रम की सफलता नहीं मानी जाती। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। धन्यवाद सर आपको।
और भगवानी सर आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। आपको भी बार-बार बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको अभिवादन। बहुत अच्छा लगा, कभी जी बम्बई सर। आएंगे तो मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका स्वागत है। और कुछ योजना बनाते हैं, ये सब जरूर। स्थितियां सामान्य 2012 में होती हैं हमारी तो। मुलाकात हुई थी। जी सर। हाँ मिश्रा जी ना, कहाँ आपको कहाँ छिपा जी दिया सर, आपने अपने को? 2012 में हमारी मुलाकात हुई थी सर। नमस्कार। आपने तो बुलाया था भाई, आप कैसे मैंने तो चर्चा की। जी सर, अभी सर ने- बुलाएंगे सर। सर ने बहुत प्रारंभ अच्छा। में ही आपको याद किया मैडम, सर ने आपको याद सर किया सर शुरू बिल्कुल, में। अभी आप कैमरा खोलिए कि पंडित सर आप बात कर रहे थे तो कैमरा ओपन हो नहीं रहा था। तो हम एक अभी बार आपने और फोटो के लिए जब बोला था रुकिए ना, तो रुकिए, मैं हम कई एक बार बार कोशिश की। मैडम एक और नहीं सर। फोटो ले लेते हैं, ठीक है एक सर। और फोटो ले लेते हैं। कोई अनेक बात नहीं फोटो सर। ले लीजिए ना भाई। आ, फोटो अगर जो जुड़े हैं अभी, वो एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकेंगे अगर कोई दिक्कत ना हो। हाँ मेरा वीडियो ऑन ही है। हाँ सर, आप तो ऑन है। अर्चना मैडम, हाँ सर दिखाई दे रहे। अनुराग शर्मा सर यस हैं? सर। हाँ सर अगर है तो एक बार थोड़ा और ऑन कर दीजिए। भाई अनुराग जी आपकी हिंदी सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों की हिंदी सुनकर। दिनेश कनाडा पाठक जी, सर आपने प्रशंसा के 2 शब्द बोले हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर हमारे लिए बड़ी खुशी हुई आपको सुन करके, आपसे जुड़ करके भी। पत्रिका के बारे में तो हम आपस में भी चर्चा करते रहते थे आपकी, और निश्चित ही आप साहित्य सेवा के साथ साथ जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वह भी अमेरिका जैसे देश में, यह हमारे लिए गर्व की भी बात है सर। तो सचमुच में आपको हृदय से आभार। जी 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 चलिए सर, अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, बहुत हमेशा ही अच्छा होता है। और सर हमारे अध्यक्ष महोदय अर्चना जी सर को ने भी बहुत नमस्कार, बड़ा अच्छा अच्छा संचालन वक्तव्य दिया किया। सर। अर्चना जी सर बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात रखी, उससे हम लाभान्वित हुए। दूसरों के बारे में ना कहकर आपने जो अपनी बात बहुत अच्छा लगा। प्रसिद्ध चलिए बहुत छोटी चीज है सर। ठीक आपको है, कभी मौका दीजिए मुंबई आने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। शर्मा सर आप भी बिल्कुल, कभी आए मुंबई तो बताइए, जी सर। हम बात करते जी रहेंगे। हाँ, जी जरूर। जरूर क्योंकि सर। हम तो रिटायर्ड कर गए ना, तो हमको अब समय ही समय है। जी जी जी, बिल्कुल सर। ठीक अभी ठीक थोड़ी है सर। स्थितियां अनुकूल होने दीजिए, फिर जी एक जी कार्यक्रम जी का आयोजन करेंगे सही सर। बात है, अभी आने जाने में भी डर लग रहा है कहीं। मीना ठीक है चोपड़ा सर। जी तो बार बार नमस्कार आपको। मैडम आप नहीं सभी को जुड़ सादर सकी नमस्कार। शायद, वो यहाँ से छोड़ दी है मैडम, तो अनुराग जी मैडम नहीं जुड़ पा रही हैं मैडम। हाँ नहीं जुड़ पा रही है। हालांकि जुड़ी है, बस वो उनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। मैं इनको बतलाता सर कि मैं भी मेरा आपको बोली ना, मुश्किल से मेरा वीडियो भी नहीं हो रहा था, शायद नेट का प्रॉब्लम हाँ, चला, पता नहीं क्या है। नहीं हो पा रहा है मैडम का, तो गूगल मीट में नहीं इतना प्रॉब्लम होता है क्या? गूगल मीट में, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है। पता नहीं, हम बहुत नो हाउ पे बहुत पीछे हैं इस माने में। हमारे यहाँ नहीं तो सर, पर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है सर, तो फिर बहुत अच्छा लगा, पुनः बहुत एक बार आप सबको चलिए धन्यवाद। सर, और कल फिर मुलाकात जी, होगी, जी कल जरूर फिर मिलेंगे। ठीक है सर। शर्मा सर आपको भी धन्यवाद एक बार फिर से। जी ठीक बाबा में देखा जाए।